मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन पूरी तरह करा दिया है। और मेरा फाउंडेशन से मतलब ये है, फाउंडेशन से मेरा मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके एग्जाम में जो आने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसकी सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। पहली चीज अब आती है कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिली, शनिवार रविवार के। आपके कुछ डाउट आए होंगे, आप कैसे प्रैक्टिस करें, क्या तरीका हो, एडवांस आइडेंटिटी सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, आगे अब क्या टॉपिक होगा, उस टॉपिक की कैसे तैयारी करें। सर, आप कहने कहा था कि जो बच्चे मेरे बैच में एडमिशन ले रहे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा 100% कि उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो आपकी क्या रणनीति होगी अब आगे, वो सारी चीजें मैं अभी आपसे 2 से 5 मिनट के अंदर डिस्कस करूंगा मेरे बच्चे, और फिर हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आज से क्या शुरू करना है कि मैं आपको डेली अब एक पीडीएफ दूंगा, ठीक है? और जो पीडीएफ दूंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2018 से लेके 2023 तक जितने भी सवाल एसएससी ने पूछे हुए हैं, एसएससी ने, और टीसीएस जिन एग्जाम को कंडक्ट कराता है, टीसीएस जिन जिन एग्जामों को कंडक्ट कराता है एसएससी में, चाहे वो सीजीएल हो, प्रीलिम्स हो या मीन्स हो, उसके अलावा सीएचएसएल हो, प्री मीन्स कुछ भी हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, ये मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, इन सारे एग्जामों के मैं क्वेश्चन पिक कर रहा हूं 2018 से 2023 तक के। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुन लीजिएगा मेरी बात। 2018 से लेके 2023 तक के, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23वां तो अभी पूरा नहीं हुआ है, आज 19 जून है। तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये हुआ कि 5.5 साल के पेपर के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब ये मैं किस तरह से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इन सारे क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, और ये जो पीडीएफ है ये इस तरह से नहीं डलेगी कि इकट्ठा मैंने आपको उठा के डाल दिए सारे सवाल, नहीं, वो तो आप कर भी नहीं पाएंगे, आपका मोटिवेशन ही ब्रेक हो जाएगा वहां। हाँ जी, आपको क्या करना है, मैं इनकी पीडीएफ आपको दूंगा मेरे बच्चे, मात्र 30-30 क्वेश्चन की, मात्र 30-30 क्वेश्चन की, ठीक है? और ये जो 30 क्वेश्चन होंगे, ये सारे के सारे, जैसे मान लीजिए 2018 एसएससी सीजीएल प्री हुआ, तो सीजीएल में आप जानते हैं कि 40 सेट हो रहे हैं भाई प्रीलिम्स में, और उन 40 सेट में हर सेट में 25 क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ एक सीजीएल प्री में ही एक साल में 1000 क्वेश्चन आ गए। उस साल आपका एमटीएस भी है, उस साल आपका सीएचएसएल भी है, उस साल आपका सीपीओ भी है, उस साल टीसीएस का और बड़े एग्जाम हुए हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हुआ, हाँ है ना, जहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। तो वहां के अगर हम सारे क्वेश्चन करने लगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि मैथ की बात करूं तो एक साल में करीबन 6000 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करने लगे तो बहुत विनाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि भाई सीजीएल प्रीलिम्स में हमारे क्वेश्चन आए 1000 टोटल 2018 में, तो इन 1000 में से मैं टॉप 30 क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, 30 से 40 क्वेश्चन में पिक कर रहा हूं, बस मेरी इतनी ही इच्छा है, इससे ज्यादा की इच्छा नहीं। 30 से 40 क्वेश्चन में वहां से पिक कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन आसान है। हाँ, अगर उस ईयर में क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए और 100 क्वेश्चन अच्छे, तो मैं 100 के 100 ही पिक कर रहा हूं आपके लिए। यानी आपको जो प्रैक्टिस जहां से करनी है, जो छटनी करनी है ना, वो मेहनत आपकी अब खत्म है। वो मेहनत मैं करके दे रहा हूं कि आपको ये सवाल अच्छे अच्छे हैं, ये कर लेने चाहिए। जो बिल्कुल आसान आ रखे हैं, बिल्कुल ही उसमें आपको जरूरत है नहीं। आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे तो उसके थ्रू अपने आप आपके होते रहेंगे, और बैच में वो सारी चीजें आपकी A to Z 100% कवर हो चुकी है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों में टॉप क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे, देखिए मुश्किल नहीं है सीजीएल में क्वेश्चन,
लेकिन फिर भी जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है और उनमें क्या ट्रिक लग सकती है आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, क्या अप्रोच लगानी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे आज ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी 11 बजे, बल्कि मैं अभी डलवा देता हूं पीडीएफ आज जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्योंकि आज मैं आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूं, बहुत आसान सा टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं। अभी बता रहा हूं कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और इस टॉपिक की हालत यह है कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा बस उसी को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस की अभी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो बेसिक चल रहा होगा वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता उतना, लेकिन हमें कराना बिल्कुल जीरो से है, बेसिक से। तो आपने ये 30 क्वेश्चन उठाने, आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिल रहे होंगे, आपने दिमाग दौड़ाना है कि कैसे इन ऑप्शन के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे। हाँ जी, साथ ही साथ वीडियो भी आपको हाथ क्या तभी मिल जाएगी, इन 30 के 30 क्वेश्चन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे द्वारा ही, कोई और टीचर नहीं होगा, मैं ही रिकॉर्ड कर चुका हूं। जो ये शनिवार रविवार गया इसमें मैंने वो रिकॉर्डिंग की है। हमने उस 2018 में सीडीएस में भी जो क्वेश्चन आए वो भी पिक कर लिए, 2019 में जो है वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक कर लिए। मतलब कूड़ा नहीं देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, जो जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है वही आपको देंगे, फालतू क्वेश्चन देने की प्रयास ही नहीं हमारा। पहली चीज तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी वीडियो नहीं देखनी, इन पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, खटाखट स्टार्ट करना है। 20 मिनट में आप खत्म कर दोगे, 15 मिनट में खत्म कर दोगे, 10 मिनट, जितना आपको समय लग रहा है करने की कोशिश करिए। स्मार्ट अप्रोच अपनाइए कि उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच के थ्रू आप जल्दी से कर सकते थे। हाँ जी, पहली बात। कुछ क्वेश्चन में आसान भी इसलिए दे रहा हूं ताकि जो मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट कराए हैं वो 2-3 बार अगर आप उन्हीं पे सवाल करेंगे ना बार बार, तो आपको यूं आएगा यार ये याद ही हो गया, याद ही हो गया। वो ट्रिपलेट में बार बार यूज कर रहा हूं कुछ सवालों में ताकि वो क्लिक हो जाए आपको। हाँ जी, पहली चीज तो आपने पीडीएफ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको वीडियो भी मिल जाएगी बैच में। जैसे ही वीडियो मिलेगी उस वीडियो को उठा के देख लीजिए, आप ये देखिए उसको 2x की स्पीड में कि कितना जल्दी जल्दी खटाखट तरीके से आप मैंने उन सवालों को कराया, क्योंकि वहां मैंने अप्रोच लिए एग्जाम वाली, फाउंडेशन वाली अप्रोच नहीं ली। फाउंडेशन में मैंने एक एक चीज को लिखित में लिख लिख के समझाया, वहां मैंने अप्रोच की है कि भाई कैसे एग्जाम के अंदर बैठा स्टूडेंट उस क्वेश्चन को क्रैक करेगा। तो वहां मेरी अप्रोच वही है और मैं ऐसा चाहता हूं कि आप उस वीडियो को 2x की स्पीड पे देखें, खटाखट उसे कंप्लीट करें। अगर मैंने उसमें 30 क्वेश्चन कराए तो उन 30 क्वेश्चन को आपको 10 से 15 मिनट में खत्म करना है। हाँ, हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं ट्रिक्स भी बताने लग रहा हूं, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अलग से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना है, उन कॉन्सेप्ट को आगे के लिए मार्क करके रख लेना उस पीडीएफ में कि ये मुझे अंडरलाइन करने हैं, क्योंकि सर ने इस क्वेश्चन पे 15 मिनट खपाए, इस क्वेश्चन के साथ साथ 7-8 क्वेश्चन और एक्सप्लेन किए हैं उस ट्रिक को समझाने के लिए। उस पे मार्क कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन मैं वही पिक कर रहा हूं जो एग्जाम के हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन आसान दिए एसएससी ने, लेकिन मैं हल्का सा डाटा चेंज करके उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मजा आए आपको पढ़ने में, लेकिन लेवल वही रखेंगे जो टफ लेवल होता है एग्जाम का, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी तैयारी का तरीका होगा अब ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने का। जो मैंने क्लास में पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री, मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो पूरी खत्म कर ली होगी। आपके बहुत सारे डाउट रहे होंगे, बुक वगैरह से कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि बुक में भी प्रीवियस ईयर है, यहां पे मैं जो पीडीएफ दूंगा वो भी प्रीवियस ईयर की है, तो वहां से आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती चली जाएगी। हाँ जी, मैं वीडियो मैंने खुद बनाई है, मतलब मैं खुद ही उसको आपको पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल एक एक चीज को समझा के चल रहा हूं, लेकिन उतना धीरे नहीं हूं जितना फाउंडेशन में। आप उसको 2x की स्पीड में देखिए और खटाखट खत्म करने की उसको कोशिश करिए। जैसे ही आप खत्म करेंगे, 11 बजे ये काम हुआ, 1 बजे दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। पहले दूसरी पीडीएफ मिलेगी, फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, मैं साथ साथ ही डालूंगा। तो वीडियो पहले नहीं देखनी है, पहले पीडीएफ से क्वेश्चन खुद व खुद सोल्व करने हैं, आंसर की होगी, मैच करना है आपके कितने नंबर आए कितने नहीं, उसके बाद फिर मेरी वीडियो पे जाइए। और मैं ईयर वाइज ही आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। और हम आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम उस पूरी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद मेरा और आपका चैलेंज है, किसी भी टीचर से किसी भी स्टूडेंट से जाके बढ़ जाइए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई सवाल लिया मैं कर दूंगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। तो फालतू का 10th 11th 12th का सवाल बना ले जो हो ही 10 मिनट में, उसका कोई अर्थ है नहीं। तो ये वीडियो आपके बैच में ही मिलेगी मेरे बच्चे, जो आप बैच है इसी सेक्शन में जहां आपकी ये क्लास चल रही है ना, उसी सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो सारी मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कल मेरी छुट्टी रहेगी, कल मुझे माता बगलामुखी जाना है हिमाचल, तो कल मेरी छुट्टी रहेगी आपकी, लेकिन आपको कल दबा के वीडियो मिलेंगी, लगातार वीडियो मिलेंगी कल ये वाली प्रैक्टिस की। तो कल का दिन आपका पूरा इसी काम में रिवाइज होगा।
दूसरा, आज शाम की क्लास भी मैं आपकी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आपको इतनी वीडियो में लगातार दे रहा हूं कि आप 20-25 मिनट में उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसका 10 मिनट में उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, फिर तुरंत अगली मिल जाएगी, फिर तुरंत अगली मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस में हम उस काम को कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री माफ करिएगा, हमेशा के लिए चैप्टर खत्म हो जाए। जितने प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सब आपको आते हों। उसके बाद मैं स्टार वाले बच्चों के लिए भी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं अलग से, वो होंगे एडवांस लेवल की आइडेंटिटीज। मैं सलाह दूंगा जिसका मैथ बहुत अच्छा है वही उन वीडियो को देखें, अदरवाइज जरूरत नहीं, ऐसी मैं सलाह दूंगा। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आपको कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। कल मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लास की छुट्टी रहेगी, मैं हूं नहीं, लेकिन कल आपको लगातार पीडीएफ और वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ना, कितनी पीडीएफ कितने वीडियो, पता क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उसको है ना आप जानबूझ के कुरेद कुरेद के अपना जो एक्साइटमेंट है ना उसको खत्म कर लेंगे। आप ये देखिए, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन वही दे रहा हूं जो एग्जाम में 2018 में। अगर मैं इतनी शिफ्ट के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन करूं तो 3 से 4,000 5,000 क्वेश्चन आ गए हैं सीडीएस टीसीएस में, एसएससी में, ये सारे में। मैं आपको कितने दे रहा हूं 2018 में? मुश्किल से मुश्किल 80 से 90 सवाल में खत्म करा दे रहा हूं। हाँ है ना? 2019 में उससे कम क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जो 2018 में आए उसी टाइप के क्वेश्चन 2019 में भी है, तो मैं सेम ही टाइप के क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा। तो अगले सालों उन मतलब हर साल उन क्वेश्चंस की जो संख्या वो घटती जाएगी अच्छे क्वेश्चंस की, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने 2018 वाले सेट में हमने अच्छे वाले उठाए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 में भी है, 20 में भी है, 21 में भी, इस तरह से। तो अब मत घबराइए, जो मैं कह रहा हूं आप मेरी बात पे विश्वास करिए। मात्र 3 से 4 दिन है, कल की आपकी छुट्टी है, कल पूरे दिन इसी काम को रगड़ना है। आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं ज्योमेट्री। क्या करने जा रहा हूं? ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ज्योमेट्री का आज मैं सबसे बेसिक हिस्सा उठाने जा रहा हूं, लाइन एंड एंगल। बस यही क्लास में देख लेना, मेरी बातों को सुन लेना। आज लाइन एंड एंगल में कराने जा रहा हूं। लाइन एंड एंगल से आने वाले कई सालों से, आने वाले नहीं, जो पीछे बीते साल है उससे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सीधा ज्योमेट्री में ट्रायंगल पे चला जाऊं वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा। हमें बेसिक से सीखना है, फाउंडेशन का मतलब यही होगा। तो आप उस पर बहुत ज्यादा मतलब सीरियस वाली बात है नहीं, मोटे मोटे सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं उस वीडियो को, मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा इसको देख लीजिए। बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करने की जरूरत है नहीं। अब जो मेहनत है ट्रिग्नोमेट्री पे खटाखट 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 खींच के आगे बढ़ना है। अब आपकी क्लास में स्टार्ट कर आइए। कल मेरी आपकी बैच की छुट्टी रहेगी, लाइव क्लास मेरी कल नहीं होगी, मेरे को कहीं जाना है। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आपको रिकॉर्डेड मिलती रहेंगी लगातार हर घंटे में। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं लाइन एंड एंगल। हिंदी में कहते हैं रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, इससे पेपर में सवाल नहीं बनते। तो आप अगर मन नहीं है पढ़ने का तो छोड़ भी सकते हैं, जिनको बेसिक समझना है वो समझिए ध्यान से। आइए मेरे बच्चे, मैं डेफिनेशन से लेके एक एक चीज को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, और ना ही इसकी ऊंचाई होती है। मतलब इसकी डायमेंशन को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं यार इस चीज की डायमेंशन मेजर कर सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई नापी जा सकती। लेकिन पॉइंट की ना लेंथ होती, ना ब्रेड्थ होती, ना हाइट होती है, पहली चीज। दूसरा, पॉइंट आ गया समझ में? लाइन, आप ये मत सुनना जल्दी करा, नहीं, उसकी हिम्मत ही इतनी है समझने की। हम कर रहे हैं लाइन की। लाइन क्या होता है जी? लाइन होता है बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनी एक रेखा, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तथा इसकी केवल लंबाई होती है, यानी इसकी लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ना इसकी कोई ऊंचाई होती है, केवल लंबाई होती है। और अनंत बिंदु, समझ रहे, किसी भी एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु का मतलब ये होता है कि लाइन जो होती है ना, लाइन का मतलब है कि ऐसे, इसका मतलब ये कि इधर भी आगे बढ़ रही है इनफाइनाइट और इधर भी आगे इनफाइनाइट बढ़ रही है, तभी ये एरो का निशान डाल देते हैं कि भैया इधर भी आगे जा रही है और इधर भी आगे जा रही है। ये होता है मेरे बच्चे लाइन। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़े का मतलब आप समझ ही गए कि कोई इतनी लंबी चीज है, उसमें से हमने इतना टुकड़ा निकाल लिया।
ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। देखिए ये लाइन है, आप कहेंगे लाइन है, बिल्कुल इसके कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं, लाइन की आप लेंथ निकाल ही नहीं सकते कितनी है, कहां से कहां तक। लाइन सेगमेंट की आप लेंथ निकाल सकते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि भाई मैंने कहा कि ये कोई पॉइंट है पी और ये कोई पॉइंट है क्यू। इसका मतलब सर मेरी जो चर्चा की बात है वो इतनी है कि हम यहां से यहां तक की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पी और क्यू, तो दो एंड पॉइंट हुए, ये और एक ये हुआ मेरा लाइन सेगमेंट। इसकी हमने लाइन की लेंथ निकाल दी। ठीक है जी। अगला है मेरे प्यारे बच्चों रे। लाइन सेगमेंट हो गया रे। रे का मतलब होता है कि जिसका एक एंड पॉइंट हो लेकिन दूसरा एंड पॉइंट ना हो। जैसे इसका ये वाला एंड पॉइंट है कि भाई यहां से स्टार्ट हुई है लेकिन ये वाला एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे चलती जा रही है। ठीक है जी, ये कहलाता है मेरे बच्चे रे। बहुत सीरियस नहीं होना भाई, सब कुछ पढ़ाएंगे, जो मैं करा रहा हूं उसको। जी प्रैक्टिस सीट में एरर आती है, बिल्कुल आती होगी राजवीर भाई, इसीलिए अब जो मैं प्रैक्टिस सीट डाल रहा हूं, आपको पीडीएफ दे रहा हूं। एक तो सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ साथ में उनका वीडियो सॉल्यूशन भी खुद ही दे रहा हूं। तो अगर एरर है भी, मान लीजिए 1-8%, और आप जानते हैं पेपर में भी एरर आती है, तो वो वीडियो में जब आप देखेंगे उसको तो आप समझ में आ जाएगी कि हाँ वहां एरर थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइन जिसके दोनों तरफ इन्फिनाइट होता है, रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है दूसरी तरफ इन्फिनाइट होता है, और लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का कोई टुकड़ा जिसकी हम लेंथ माप सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक का लाइन सेगमेंट है ना। ये रिप्रेजेंट करने के तरीके भी होते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे प्लेन। प्लेन का मतलब एक स्पाट सतह जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है लेकिन मोटाई नहीं होती। जैसे ये एरिया जो है एक प्लेन में आता है, इसकी ये लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, हाँ है ना, कार्टेशियन प्लेन हम जिसे कहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी पैरेलल लाइनें। परेशान नहीं होना कि बहुत जल्दी, आराम से ही बता रहा हूं, लेकिन मेन चीजें जो है बस वही समझो। पैरेलल लाइनें ऐसी दो लाइनें होती हैं जिनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते, यानी दोनों आपस में कहीं पे भी नहीं टकराती। ये समानांतर कहलाती हैं, और समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ही समान रहती है, कि बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है। लंबवत दूरी यानी इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। ऐसी लाइन जब एक लाइन दूसरी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दे मेरे बच्चे, वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। हाँ जी। मोहित कह रहा है हमारा नाम बोल दीजिए। हरामखोर नाम बुलवा के करेगा क्या? अरे पढ़ना, जिस चीज में मजा आ रहा है उसको कर, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर। पता है इस चीज में मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़ के खींचना है, ये कमेंट मत करो आप, ये करो हाँ ओके ओके समझ में आ रहा है, तो ताकि मुझे पता चले हाँ आसान चीजें समझ में आ रही है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कुछ शब्द इसके बड़े जरूरी हैं। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। अगर किसी लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो, और या हम दूसरी भाषा में कहें कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो इन सारे पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इनको हम बोलते हैं मेरे बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स। फिर से समझाता हूं, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा पर आते हैं मेरे बच्चे, तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। पेपर में सवाल आएगा 2 या 2 से अधिक, ऐसे आता नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक, 3 या 3 से अधिक। तो आपने बोला है 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। हाँ जी। इनके बीच में प्रॉपर्टी क्या बनती है वो आने वाले वक्त में आप समझ लेना। देखिए अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो बेसिक फंडा है कि सर ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी, बस ये प्रॉपर्टी है। हाँ जी। बाकी सवाल आएंगे तो मैं समझाऊंगा। सेम यही कहानी यहां है मेरे भाइयों। 3 या 3 से अधिक, 3 और मोर देन 3 लाइन्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइनें जब भी 3 या 3 से ज्यादा लाइनें जब भी 3 या 3 से ज्यादा लाइनें जब भी किसी पॉइंट से होकर गुजरती हैं, किसी उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजर रही हैं, जैसे मेरे बच्चों ये लाइन भी इसी पॉइंट से गुजर रही है, ये भी इसी से, ये भी, तो जब भी 3 या 3 से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं तो उस पॉइंट, उन लाइनों को हम कनकरेंट लाइनें कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कनकरेंट लाइनें कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कनकरेंट लाइनें कहते हैं। आइए अब जो मैंने इतनी बातें सिखाई उसमें क्या क्या बातें आपको याद रखने की है उन पे चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बातें याद रखने की?
पॉइंट टू बी रिमेंबर। मैं लाइन एंड एंगल को इसी तरह करा रहा हूं, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना। एक रेखा में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, मतलब दुनिया भर के पॉइंट होते हैं, पहला। दूसरा, इन द इंटरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन इज ए पॉइंट। दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदन एक बिंदु होता है। अगर दो लाइनें, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो जब भी ये कहीं मिलेंगी तो एक ही बिंदु पे मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा ना कि एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन यूं जाए और फिर यूं आए फिर यूं आए, तो ये फिर लाइन नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। अगर दो लाइनें हैं तो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक चीज होती है जिसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, वो भी समझाता हूं, परेशान मत होना। तीसरा, थ्रू ए गिवन पॉइंट देयर पास एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। कहता है कि किसी एक बिंदु से ना हजारों लाइनें गुजर सकती, अनंत लाइनें गुजर सकती हैं, और इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट लाइनें कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, जो मैंने यहां पढ़ाया था। कंकरेंट लाइनें हिंदी में नहीं लिखा था, इसको लिख देता हूं। हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती का मतलब होता है जिनका पति एक हो। पति माने पथ एक हो, पति तो मैं मजाक कर रहा हूं, पथ एक हो, यानी एक ही रास्ते से होकर गुजरती है। हाँ जी, आइए अगले पे। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। केवल एक ही, मतलब मैं कहूं कि भाई इन दो बिंदुओं से होकर कितनी लाइनें गुजर सकती है, इन दो बिंदुओं से होकर कितनी लाइनें गुजर सकती है, आप सोच के बताओ। तो आप कहेंगे सर केवल एक ही लाइन गुजर सकती है दो बिंदुओं से, केवल एक ही लाइन गुजर सकती है, और कोई लाइन है ही नहीं दूसरी जो इन दोनों पॉइंटों से गुजर जाए। आप कहें सर ऐसे भी तो गुजर सकती है, तो ऐसे गुजरेगी तो यूं थोड़ी घूम जाएगी, लाइन तो सीधी होगी। क्लियर है जी। अगला पॉइंट, When more than two points lie on a line, they are called collinear points। बताना क्या ये सही लिखा है कि गलत है? पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट सही लिखा है या मेरे बच्चों गलत? जल्दी बताइए। कूपन कोड नहीं मिला पेड़ वाला, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं? आज अभी करवा रहा हूं, कोड सबको भिजवा रहा हूं, जल्दी से बताओ। अंजलि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस आज से मिलना शुरू हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई। पांचवा पॉइंट ठीक लिखा है या गलत लिखा है? सूरज, बबीता, सबके पॉइंट आ रहे हैं। गलत नहीं लिखा, सही लिखा। आप जानते हैं मैंने कहा था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? संरेखीय बिंदु कहते हैं हिंदी में, से क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु। तो आप कहेंगे सर आपने कहा था तीन या तीन से ज्यादा, मतलब या तो तीन हो या तीन से ज्यादा हो, तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं। लेकिन मेरे बाबू एक बात समझना, मोर देन टू का मतलब क्या होता है? मोर देन टू का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मोर देन टू का मतलब हुआ दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा क्या होगा? तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा, यही तो होंगे। तो सही है सर, इसमें बुराई नहीं है। अगर ये लिखता कि टू और मोर देन टू तो गलत होता, क्योंकि सवाल ने कहा था तीन या तीन से ज्यादा, तो ये दो से ज्यादा तीन ही तो हुए, तो ये सही है बात। आइए छठे पे, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दीज लाइन आर कॉल्ड एन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कह रहा है कि भाई दो लाइनें जो होती हैं किसी एक ही बिंदु पे आपस में काट सकती हैं, और ये दोनों लाइनें जो कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइनें कहती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइनें। इन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु, इन्हें मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। हाँ जी, सातवें पॉइंट पे आए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच पास थ्रू ए सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट। कहते हैं एक बिंदु से बहुत सारे प्लेन गुजर सकते हैं। प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन का मतलब ऐसे सीट, जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये वाला हो गया, एक प्लेन ये वाला बन गया, एक प्लेन ये वाला बन गया, हाँ है ना, एक प्लेन है। तो ऐसे इन्फिनाइट प्लेन गुजर सकते हैं। प्लेन का मतलब समतल हिस्सा जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। हाँ जी, आठवें पे आते हैं। व्हेन टू प्लेन इंटरसेक्ट ईच अदर द फॉर्म ए लाइन। कहता है जब दो प्लेन किसी एक जगह पे काटते हैं, जब दो समतल एक दूसरे को काटते हैं तो एक रेखा बनती है, अर्थात प्रतिच्छेदी करने वाली क्षेत्र एक रेखा होती।
इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर इसको अभी छोड़ दो। 9वें पे आइए। टू डिफरेंट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम, ए थर्ड लाइन नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। कहता है एक ही तल पर स्थित दो अलग अलग रेखाएं जो एक ही रेखा के लंबवत होती हैं, आवश्यक रूप से वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी समझा रहा हूं। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे कि जब दो या दो से अधिक समानांतर रेखाओं को कोई अन्य प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और इनको ये दो ट्रांसवर्सल लाइनें इस तरह से काट रही है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइनें इस तरीके से काटेगी तो मेरे प्यारे बच्चों नियम ये रहता है कि ये बटे ये बराबर होगा ये बटे, यानी AC बटे CD बराबर होगा BD बटे DF, यानी इनके रेशियो सेम होते हैं। इनके मेरे प्यारे बच्चों रेशियो सेम होते हैं। हाँ जी, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से समझाता हूं। मान लीजिए ये लाइन, एक लाइन ऐसे काट रही, एक लाइन ऐसे काट रही, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो इस लाइन का इस लाइन के साथ होगा ना, वही रेशियो इस लाइन का इस लाइन के साथ होगा। रेशियो की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अभी। अब आते हैं मेरे बच्चे एंगल पे। देखो मेरे भाई, ये इसकी बेस लाइन है। अगर इसी पे एक लाइन रोटेट करे इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो ये जो झुकाव होता है ना, ये इसका कहलाता है कोण। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? कोण कहलाता है। ठीक है जी, आइए आगे। अब आते हैं कि भाई कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे बच्चे कोणों को हम जनरली तीन तरीके से बांटते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। हाँ जी, ये कहलाता है न्यून कोण। अगला है राइट एंगल। क्या होता है जी? जब कोई कोण 90 डिग्री हो जाए तो राइट एंगल होता है। अगला है जी ऑब्ट्यूस एंगल। जब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो मेरे बच्चे, वो कहलाता है अधिक कोण। ठीक है जी। एक भाई है संदीप, बार बार कह रहा है इसके नोट्स कैसे बनाए। भाई सब चीजों के जवाब देंगे, थोड़ा रुक तो जाओ, समझ तो लो पहले। आइए, स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण क्या होता है मेरे बच्चों? जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो ये वाला जो कोण होता है ये कहलाता है मेरा स्ट्रेट लाइन एंगल। रिजु कोण या सीधा कोण, हिंदी में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन पे बना है तो इस कोण का मान होगा 180 डिग्री। इस कोण का मान होगा 180 डिग्री। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री, तो इस लाइन से इसका एंटी क्लॉकवाइज ये बना, तो इसके बाहर का जो रिफ्लेक्शन है ये वाला मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव एंगल। जैसे इसका रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा? तो आप जानते हैं किसी भी पॉइंट के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 में से 60 हटाएंगे, क्या बचा? 300 डिग्री। आप कहेंगे जी हाँ। तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। 180 से बड़ा और 360 से मेरे प्यारे बच्चे छोटा। आइए, अब आ रहे हैं मेरे बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ध्यान से सुनिए भाई, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण। हिंदी में नाम है इसका पूरक कोण। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। नाम रखे हुए, जैसे ये दोनों कोण हैं ए और बी, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, तो जब ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो, जब भी दो कोणों का योग मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे कोणों को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ जी, जब भी दो कोणों का योग 90 हो। ऐसे ही एक होता है मेरे बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल। इन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? संपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो मेरे बच्चे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन एंगल है एक्स और वाई,
तो इन दोनों का जोड़ जब 180 आएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण भी कहलाएंगे। हाँ जी। अब आते हैं जी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं जी? वर्टिकल अपोजिट एंगल ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है, आप कहेंगे हाँ। मेरे बच्चे अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये कोण जो है ना ये 80 डिग्री का है, आप कहेंगे ठीक है, मान ली बात। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है सर। ये कोण 80 का है तो ये नहीं निकल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा सर। अगर ये 80 का है तो ये पूरा 180 होगा, तो ये 80 है तो ये कितना होगा सर? तो ये होगा सर 100 डिग्री। बिल्कुल सही बात है सर। सर अब एक बात बताइए, ईमानदारी से, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल है सर। अगर सर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बताइए ना, ये 180 होगा? बिल्कुल होगा सर। ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा सर। ये 180 होगा? बिल्कुल होगा। ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। तो मतलब क्या बना मेरे बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये बना कि अगर दो स्ट्रेट लाइनें आपस में किसी एक पॉइंट पे टकरा रही हैं, यहां पे टकरा रही हैं, तो इनके जो सिर आपस में जहां होंगे ना सीधे, उनके सम्मुख वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पक्का? बहुत सुंदर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम आगे, जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। हिंदी में कहें तो बाबू आसन कोण कहते हैं। सीडीएस में एक बार सवाल पूछ लिया था आसन कोण के ऊपर कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझिए, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। मेरे बच्चे एडजेसेंट एंगल वे एंगल होते हैं जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे ध्यान दोगे तो इस वाले एंगल का ये वाला वर्टेक्स है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और सर इस वाले एंगल का भी ये वर्टेक्स है। तो दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो क्या हो गया सर? कॉमन। अगर दोनों ही एंगल का वर्टेक्स कॉमन है मेरे बच्चे, तो इसे हम कहते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आसन कोण कहते हैं। आप मेरी बात समझ गए? आपने कहा जी बिल्कुल समझ गए। यानी जब दो एंगल का शीर्ष समान हो, यानी वर्टेक्स सेम हो, कॉमन हो, तो हम उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, दोनों के दोनों जो एंगल बने उनमें कॉमन साइडें भी होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए, कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। मतलब भाई एक बात बताओ, एक एंगल मैंने ये बना दिया, एक एंगल मैंने ये बना दिया, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे देखते हैं सर। देखो सर, इसका भी एक कॉमन वर्टेक्स ही है और इसका भी कॉमन वर्टेक्स ही है। तो कॉमन वर्टेक्स के हिसाब से तो है, लेकिन यह भी जरूरी है कि दोनों की एक कॉमन आर्म भी हो, यानी एक भुजा भी हो। तो सर इसमें कोई भी भुजा दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा, यानी कॉमन आर्म होनी चाहिए। दूसरा सर, एडजेसेंट एंगल के लिए एक विशेषता यह है कि जो एंगल बनेंगे ना वो कॉमन आर्म के अपोजिट में बनेंगे दोनों। एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा। जैसे एक एग्जाम में सवाल पूछा इस तरीके से कि ये थीटा और ये अल्फा। पूछा थीटा और अल्फा दोनों जो हैं क्या वो एडजेसेंट एंगल हैं? थीटा और अल्फा मेरे प्यारे बच्चों क्या दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? ये आपसे सवाल में पूछा गया था। अब सोच समझ के बताइए क्या ये एडजेसेंट एंगल है?
आप कहोगे सर प्रॉपर्टी देखते हैं मैच होती नहीं होती, तो देखो जी थीटा एंगल ये वाला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। अल्फा एंगल ये वाला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। तो इस हिसाब से तो सर दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, बिल्कुल हो गया, सही बात है। अगली बात सर ये वाली आर्म जो है दोनों में कॉमन है, ये वाली आर्म दोनों में कॉमन है। कैसे सर, ध्यान से देखो, दिमाग दौड़ा के, इसी आर्म से तो ये वाला एंगल बना थीटा, और इसी आर्म से ये वाला एंगल बना अल्फा। और बहुत सारे बच्चों ने कहा हां ये एडजेसेंट एंगल है, जबकि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके लिए नियम यह है कि एडजेसेंट एंगल की जो कॉमन आर्म होगी उसमें एक एंगल इधर होगा तो दूसरा एंगल इधर होगा, यानी अपोजिट होंगे, एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। यहां बीमारी क्या होगी, ये हो गई कॉमन आर्म, ये वाला भी एंगल भी इधर हो गया और ये वाला एंगल भी इधर हो गया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी गलत हो गई। ठीक है जी। अब आपका एडजेसेंट एंगल की मेरे हिसाब से शायद समझ तैयार हो गई होगी। हाँ जी, अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या ये प्रॉपर्टियां ठीक लिखी हैं तीनों, एडजेसेंट एंगल की क्या तीनों प्रॉपर्टियां ठीक है? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म जो होंगी वो अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए कॉमन आर्म के। ठीक है जी, एक इधर होगी तो दूसरी मेरे प्यारे बच्चों उधर होगी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, रेखीय युग्म क्या होता है कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये मान लीजिए है एक्स, ये वाला है वाई और ये वाला है मेरे प्यारे बच्चों जेड। आपने कहा जी बात सही, एक्स वाई जेड। तो मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों ही कोणों का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये कहलाएंगे मेरे बच्चे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखीय युग्म कहलाएंगे। हाँ जी, इसको छोड़ दीजिए जो लिखा हुआ, रेखीय युग्म कहलाएंगे। अब आप कहो जी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 हो, 180 हो। तो भाई मान लो एक कोण बना दिया मैंने, ये कोण है 100 डिग्री। ठीक है जी, एक कोण बना लिया मैंने, ये कोण है 80 डिग्री। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या होती है? एक ही, कि अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो सप्लीमेंट्री, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ है ना? सप्लीमेंट्री में ये मैंने थोड़ी कहा कि एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो सारी कहानी तो मैंने नहीं बताई। ठीक है जी, आ जाइए। कह रहा है लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री। अच्छा ये लीनियर, सॉरी यहां मैं गलत बता गया, इसको ध्यान से समझना, इसको सुना, ये वाली कहानी अलग होती हो रही है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, माफ करना, ये होता है जोड़ा। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री, माफ करना, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। पेयर का मतलब जोड़ा, एक्स और वाई का जोड़ कितना हो गया मेरे बच्चे? 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई पूछे क्या सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर होंगे, तो आप कहेंगे हो भी सकते और नहीं भी, क्योंकि ये जैसे एंगल है ये दोनों सप्लीमेंट्री है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। यहां कि भाई ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है और स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हर लीनियर पेयर एंगल जो होगा ना वो सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर हो ये जरूरी नहीं है। फिर से समझ रहा, हर लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री होगा लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब दो कोणों का जोड़ 180, लीनियर पेयर का मतलब ऐसे दो कोण जो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं और दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो। हाँ जी, लेकिन सप्लीमेंट्री का जिनका जोड़ 180 होते, ये दोनों कोणों का योग 180 लेकिन स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं अगले पे, एंगल, हाँ ये वाला
एंगल ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन, के किसी रेखा के एक ही तरफ बने कोण। तो मान लीजिए लाइन है, तो इसके इधर जितने भी कोण बनाऊंगा सारे कोणों का जोड़ कितना होगा मेरे बच्चे, 180 डिग्री होगा। हाँ है ना। और यहां मैंने लिखा है कि लीनियर पेयर एंगल जो होंगे वो हमेशा ही सप्लीमेंट्री होंगे, रैखिक युग्म के जो कोण होंगे वो हमेशा ही संपूरक होंगे। ठीक है जी। अब आता है जी एंगल राउंड द पॉइंट। ये मैं समझा ही चुका हूं कि भाई किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। अब आते मेरे बच्चे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। हिंदी में कहें तो कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, तो मेरे बच्चे कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट दे। एंगल बाइसेक्टर खींचा कैसे जाता है ध्यान से देख लीजिएगा। ये कोई लाइन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया आपका एंगल, ये बन गया एंगल। अब एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे कैसे उस बात को समझिए। हम यहां ये एक आर्क लगा देते हैं, ये एंगल हो गया, मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रकार की नोक यहां रख के एक आर्क यूं लगाते थे, उतना ही रख के एक आर्क यहां लगाते थे, फिर इसको ऐसे डॉट डॉट करके हम मिला देते थे। तो ये कहलाता था मेरे बच्चे कोण समद्विभाजक, यानी दो बराबर कोणों में बांटने वाला। इसमें एक विशेषता और भी होती है कि मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं यहां परपेंडिकुलर खींचूं और इस पॉइंट से मैं यहां परपेंडिकुलर खींचूं, तो दोनों परपेंडिकुलर लेंथ आपस में बराबर होगी। अगर ये h है तो ये भी मेरे बच्चे h हो। यानी किसी कोण का अगर मैं कोण समद्विभाजक खींचूंगा, किसी कोण का अगर मैं कोण समद्विभाजक खींचूं, तो इस बिंदु से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस बिंदु से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होगी। ठीक है जी। इस बात को यहां एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर भाई ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से दोनों लाइनों पे अगर 90-90 बनाओगे तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे भाई करस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये वो सारी कहानियां ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे बच्चे, ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये L1 है, ये L2। हाँ जी। अब एक बात बताना, ये कौन थीटा है, ये कौन भी थीटा है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ऊपर बढ़ाता चला जाऊं तो आप देखेंगे कि ये कोण भी जो बनेगा यहां पे, ये थीटा ही बनेगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है और इसके साथ सेम ही रिएक्शन करेगी। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसा कोण ये है वैसा ही कोण ये है। इन्हें मेरे बच्चे कहते हैं हम संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। हाँ जी। अब आप ये बात भी जानते हैं कि भाई जैसा ये दिखाई दे रहा है अल्फा है, तो ऐसे ये भी अल्फा ही दिखाई दे रहा है आपको। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी सही है। जैसा मेरे बच्चे इसकी शेप है नागिन की, वैसी इसकी शेप है नागिन की। हाँ है ना। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। मैं कहूं कि जैसे भैया इसकी शेप है वैसे ही मेरे बच्चे इसकी शेप है, तो ये सारे संगत कोण कहलाते हैं। यानी एक संग के जैसे दिखाई देते हैं, संगत मतलब एक साथ जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ये सारे संगत कोण कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इस वाली पीडीएफ में इनका बस नाम रखा हुआ है कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग, जैसे एक के जैसा कौन बन रहा है, एक के जैसा 5 बन रहा है बाबू, ए बाबू, एक के जैसा 5 बन रहा है, 4 के जैसा 8 बन रहा है, 3 के जैसा 7 बन रहा है, 2 के जैसा 6 बन रहा है। तो ये मेरे बच्चे कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं मेरे बच्चे अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण कौन से होते हैं, और एकांतर में भी ठीक है भाई। अल्टरनेट,
इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतःखंड के कोण, की कोण, एकांतर अंतःखंड के कोण। और एक होता है मेरे बच्चे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसे हम कहते हैं एकांतर बाह्य खंड के कोण। खंड के कोण समझिए मेरे बच्चे, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे भाई, ध्यान, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझते हैं कि अगर इस एंगल का नाम मैं एक रखूंगा तो ये वाला एंगल भी एक होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर, क्योंकि एक जैसा ही बन रहा है भाई, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल काटेगी तो जो स्लोप यहां होगा वही स्लोप यहां होगा, यानी वही एंगल बनेगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर ये वाला कोण 2 बनेगा तो ये वाला कोण भी क्या बनेगा, 2 ही बनेगा सर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल का। सर अब एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या कि सर ये दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं या नहीं, ये वाली और ये वाली? बिल्कुल है सर। अगर सर ये स्ट्रेट लाइनें हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये 2 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 2। ये वाला कोण 2 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 2। और बाबू ये वाला कोण 1 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। हाँ जी। तो मेरे बच्चों ये वाले तो कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के भाई, ये पैरेलल लाइन के इस तरफ है तो ये पैरेलल लाइन के इस तरफ, ये पैरेलल लाइन के इस तरफ है तो ये पैरेलल लाइन के इस तरफ। ये कहलाते हैं मेरे बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ जी, मेरी बात समझ गए? ये कहलाते हैं मेरे बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन अब थोड़ा सा और आ गया, ये बताइए, ये 2 है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, 2 ही होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। ये 1 है तो ये वाला कोण भी क्या कहलाएगा, 1 होगा। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला कोण कितना था, 1, और ये वाला कोण कितना था, 1। ये कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब ये लाइन के एक इस तरफ है तो एक लाइन के इस तरफ है। ये लाइन के इस तरफ था, ये लाइन के इस तरफ, लेकिन ये अंदर था, इसलिए हमने इसको कहा अंदर वाला एकांतर खंड का कोण। ये लाइन है, ये लाइन के इस तरफ है, ये लाइन के इस तरफ है, लेकिन इन दोनों लाइनों से बाहर है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाया गया क्या, एकांतर बाह्य खंड के कोण। बाह्य खंड के कोण। हाँ जी, मैं आपको कहूं बाबू, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है, 2-2 है, बिल्कुल है, लेकिन ये दोनों लाइनों से बाहर है। इस लाइन से एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहलाते हैं एकांतर बाह्य खंड के कोण। हाँ है ना? यानी एक बात ध्यान रखना कि अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हैं और ये काट रही हैं, तो हर हाल में ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर। ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर। यानी पैरेलल लाइन है तो एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला बराबर, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला बराबर। हाँ जी, ये तो वे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कहानी। अगर ये वाला कोण मेरे बच्चे और ये वाला बराबर, ऐसे ही मेरे भाई ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये कहलाएंगे पैरेलल लाइन के बाहर है। ये इधर था तो ये लाइन के इधर है, ये लाइन के इधर है तो ये लाइन के इधर है, ये कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी, बात समझ गए? अब यही सारी कहानियां आपको लिखी हुई है, आप समझ जाइएगा। मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए मेरे बच्चे, आज का हमारा बेसिक का फंडा इतना ही था। अब हम इस पे फिर सीधे सवाल उठाएंगे। आज मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें लिखवाई हैं क्या है, और जो शुरुआत में छुड़वाई थी ना निशान लगा के, वो यहीं के लिए छुड़वाई थी। अब आपको समझ में भी आ गई होंगी।
जो कुछ पॉइंट में छुड़वाया था, यहाँ गोला डाल के छोड़ा था भाई। ये नोवा पॉइंट, टू डिफरेंट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम थर्ड लाइन नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, नहीं कोई दो लाइन है ये, ठीक है जी, वो ही कह रहा है कोई भी ये दो लाइन है, ये नहीं कह रहा पैरेलल है, कह रहा कोई भी दो लाइन है और ये कोई तीसरी लाइन है, इसका नाम मैं थर्ड लाइन लिख रहा हूं, थर्ड लाइन। और मैं कह रहा हूं ये दोनों ही लाइनें के ऊपर ये वाली तीसरी लाइन परपेंडिकुलर है। ये लाइन तीसरी जो लाइन है इन दोनों ही लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये दोनों लाइनों में क्या विशेषता होगी। तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, ये एंगल और ये एंगल एक जैसा दिखाई नहीं दे रहा है सर, दे नहीं रहा, दे रखा है 90 दोनों पे। अगर सर ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब करस्पोंडिंग एंगल हो गया ना सर, संगत कोण हो गए, और संगत कोण है तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है मेरे बच्चे, पैरेलल है। हाँ जी ये क्या है, पैरेलल। अब आपने क्या करना है, इस पे घर पे 2 मिनट के लिए इस पूरी क्लास को रिवाइज कर लीजिए, जो जो मेन आपको पॉइंट लग रहे हैं। पॉइंट तो फिर कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लीजिए पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कंकरेंट लाइनें क्या होती है, ये क्या लाइन होती है, वो क्या लाइन होती है, इतना पढ़ लीजिए और काम खत्म। ठीक है जी। अब मैं बुधवार को आपको सुबह मिलूंगा इस पे और सीधे क्वेश्चन कराने स्टार्ट होंगे। तो जो बेसिक वाली फंडे थे वो अब मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे, उसमें बहुत कुछ है नहीं और इस पे सवाल बनते भी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। और पीडीएफ अभी मैं डलवा रहा हूं और एडवांस आइडेंटिटीज की अलग से मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो जो पढ़ना चाहता वो पढ़े, फालतू में ना पढ़े। मैं हर वीडियो में बोल भी रहा हूँ वहां शुरुआत में। थैंक यू।